हैं भाई कुमार जी श्रीकांत, संपादक हैं सत्यपरख भारत न्यूज चैनल के, बड़े प्रखर राष्ट्रवादी हैं। और कुमार जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी का क्या चल रहा है भाई? मायावती जी की राजनीति आपको नहीं लगता कि रजिया गुंडों में गिर गई? मायावती के वोट बैंक को 5-7 लोग जो है गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे। तो जरा इस पे ओपनिंग रिमार्क दीजिए तो आगे चर्चा की जाए। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती की जो राजनीति है वो अपने अवसान की तरफ बढ़ रही है। खुद मैं बीएसपी की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मायावती की राजनीति की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अपने उरूज के समय पर मायावती एक अच्छा खासा वोट बैंक लेकर चलती थी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी उन पर भरोसा करता था और गैर जाटव, वाल्मीकि हो, ओबीसी के बड़े थड़े हो, एससी हो, ये सारा समूह उनके साथ आकर भरोसा करता था। और जब वो मुख्यमंत्री बनी, आपको पता है कि तिलक तराजू के नारे से अलग होकर उन्होंने ब्राह्मणों को साधा कि ये नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अपर कास्ट भी मायावती के साथ गया और लगातार जातीय गठबंधनों को साधने का काम मायावती ने किया। लेकिन अगर 2014 के चुनाव, 17 के चुनाव, 19 का चुनाव और 22 का चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बलिया के रसड़ा वाले को छोड़ दिया जाए, जो कि एकमात्र विधायक है जिसकी जीत में मायावती का उतना ही योगदान है जितना जय शाह का आईसीआईसीआई ये आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतने में है। आप समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि वो अपने दम पर जीतता है, ठीक। और मायावती बहुत बेहतर कर रही थी, करती हुई आ रही थी, लेकिन अपना वोट इंटैक्ट नहीं रख पा रही है। मायावती का वोट पहले बीजेपी में शिफ्ट किया, अब वो मायावती का वोट अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखे तो कांग्रेस और समाजवादी को गया। यानी कि मायावती वो मैसेज नहीं दे पाई अपने वोट को, अपने वोट बैंकों की मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ टिके रहो। तो कहीं ना कहीं मुझे मायावती की राजनीति अवसान की तरफ अपने दिख रही है, बेहतर राजनीति करती हुई नजर नहीं आ रही। वो बात अलग है कि बीएसपी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि बीएसपी का कुछ खास नहीं रहा कहीं पर भी। वो डैमेज ही किया है, वो काम नहीं किया है। मुझे मैं आपने कहा कि मायावती की राजनीति अवसान पे है, तो पहला सवाल तो है कि मायावती की, पहले तो यह समझा जाए कि मायावती की राजनीति है क्या या थी क्या, या मायावती से पहले कांशीराम जी की राजनीति थी क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं ये पूछता हूं आपसे कि मुझे याद है वो 90 के दशक में मायावती टिकट कैसे बांटती थी। तो मायावती साहब उनका एक 5 किस्म की सीटें होती हैं। एक जो हमको श्योर शॉट जीतनी है, जो ऐसी 10-20 सीटें हैं उनको वो अपने काडर को, जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल का काडर था उसको देती थी। वह जिसके पास एक पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जो सचमुच गांव का गरीब गुरबा है, तो 10-20 सीट ऐसी होती थी, उनको दे देती थी। फिर वह सीटें जो पिछली बार भी जीती थी पर जातीय समीकरण बिठा के जीती, फिर पिछली बार वह सीटें जो बहुत क्लोज फाइट में हार गईं, फिर वह सीटें जो लंबे मार्जिन से हार गईं, और वह सीटें जो आज तक कभी नहीं जीती। ये 4-5 उनका वर्गीकरण होता था। तो जो आज तक कभी नहीं जीती उन सीटों पे जो पैसा मिले, जितना मिले उससे लेके वो टिकट बेच दो। मतलब सिर्फ पहला जो कैटेगरी होती थी ना, वह मात्र वही सीट नहीं बिकती थी, बाकी 380 सीट बेचती थी। और जिस सीट पर जितनी जीत की संभावना है उसका दाम उतना हाई। और तीसरा कि भैया
मान लीजिए एक सीट है, उस पे 30,000 तो हमारा बीएसपी का कार्डर वोट है। अब तुम अपनी बिरादरी का कितना वोट लेके आओगे और क्या टॉपअप हो जाएगा कि ये सीट निकल जाएगी। इस चीज को देखा जाता था कि भैया इस सीट पर अगर यादव को हम टिकट दे देते हैं तो 30,000 उसको हरिजन जाटव चमार वोट मिल जाएगा, बाकी मान लीजिए 30,000 ये अपनी बिरादरी का ले आया इधर से उधर से, तो 60,000 में सीट निकल जाएगी। इस प्रकार के जातीय समीकरण होते थे। उसके बाद यही समीकरण, जो सीट की जितनी जीतने की ज्यादा संभावना उसका उतना ज्यादा पैसा, और जो उनका 10-20 तो जो कार्डर वाली सीट होती थी उसका चुनाव भी इसी पैसे से लड़ा जाता था या यही लोग लड़ते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जीतने की संभावनाएं एकदम जब न्यून हो गई, क्षीण हो गई, जीरो हो गई, तो मायावती का टिकट बिकना जो है ना सर वो मुश्किल हो गया। अब मायावती को बहुत सी सीट तो ऐसी जहां लोग मुफ्त में भी टिकट नहीं लेना चाहते। तो सर ऐसे में अब मायावती अपनी नई राजनीति में क्या सोच रही है कि अब ये दशा आ गई कि टिकट नहीं खरीदने वाले लोग, अब खरीदार नहीं है मायावती का टिकट खरीदने वाला। जी, खरीदार ही नहीं है बल्कि लड़ने वाले नहीं है, आप समझिए। देख, हाँ, और आपको पता है मायावती कोई बड़ा सोशल मीडिया का कैंपेन नहीं चलाती थी। मायावती के मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने मायावती की रैली बड़ी कवर की है और मैं अलग अलग जगह जाता था कवर करने के लिए। तो आपको पता है लोग, हम जब नोएडा से जाते थे किसी भी उत्तर प्रदेश की जगह पर, तो हमें जो वहां का स्ट्रिंगर होता था, स्ट्रिंगर बहुत उसको नॉलेज होती थी, तो हम उससे कहते थे कि भाई ये मायावती की रैली में जो ये लोग जा रहे हैं वो कौन है। पूछता था मैं उनसे, तो वो कहता था स्ट्रिंगर, मैं आपको सहारनपुर की बात बता रहा हूँ, तो उसने कहा कि ये जो महिलाएं जा रही हैं या ये मायावती की रैली में जो जा रही हैं, ये मायावती का कोर वोट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पैर में चप्पल है, यानी कि वो चप्पलें पहन रखी। और जब मैंने पूछा कि अच्छा तो ये कौन है, यानी कि वो लोग जिनके पैर में चप्पल नहीं है, उनके लिए उसने कहा कि यही मायावती का कोर वोट है, जो मायावती में अपनी जातीय एक तरीके से संप्रभुता को देखता है, जातीय उच्चता को देखता है और मायावती को अपने स्वाभिमान के तौर पर देखता है, वो वोट। और वो मशीनरी, मुझे लगता है कि बीएसपी की इतनी बेहतर मशीनरी है कि बीएसपी से जो ऊपर से मैसेज चलता है वो सबसे नीचे वाले आदमी तक पहुंच जाता है बिना शोर शराबा किए हुए। जो ये वोट चर्निंग और वोट शिफ्ट जो होता है, ये मुझे लगता है बीएसपी सबसे बेहतर तरीके से करती है अगर जातिगत समीकरणों के साथ साधा जाए तो। मायावती की वो मशीनरी बनी है, बनाई है, और मुझे लगता है काशीराम ने अगर खुद मुख्यमंत्री न बन के मायावती के हाथ में, आपको पता है जब सत्ता सौंपी थी तो काशीराम बेहतर समझते थे कि ये पार्टी का सिस्टम बना रहेगा। लेकिन आपको याद है कि काशीराम के मृत्यु के बाद मायावती ने कैसे उन बड़े नेताओं को जो बीएसपी के बनाने में, बीएसपी के गठन में, बीएसपी के खड़े करने में जिन्होंने योगदान दिया, उन लोगों को कैसे धीरे धीरे मायावती ने साइडलाइन किया। आपको पता है कितनी बेहतर तरीके से साइडलाइन किया, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद किया। और मायावती ने एक और अच्छा काम किया, मायावती ने बाकी जो ओबीसी हो, पीबीसी हो, जो तमाम वो जो वोट बैंक है उसमें से राजनेता निकाले। बाबू सिंह कुशवाहा आपको पता है, मुसलमानों के नेता निकाले, कुर्मी के निकाले, पटेल, जाट, नागर, डागर सब निकाल कर अपने साथ खड़ा किया, बड़े नेता निकाल के खड़े किए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या मायावती के पास इस वक्त किसी और जाति समाज पर कोई बड़ा नेता है जो आपको सड़क पर दिखाई देता है, जो बड़ा चेहरा हो? नहीं है। वो सारे लोग बिछड़े, सभी बारी बारी देखी जमाने की यारी, यानी कि वो सभी लोग बिछड़ गए और सीधे तौर पर अलग अलग पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि मायावती वो जो क्रीमी लिवरेज है वो नीचे तक नहीं ला पाई। यानी कि अरबों खरबों रुपए का मकान अपना बना लिया और झींगा मछली खुद खा ली और खूब खूब ऐश कर ली,
लेकिन वो फायदा बाकी नेताओं तक नहीं पहुंचा बड़े पैमाने पर। जो फायदा समाजवादी पार्टी के आने के बाद अखिलेश यादव के परिवार को छोड़िए, जिसका नाम और सरनेम यादव है या जिसने उस पार्टी में काम किया है, वो लोग फायदा ले लेते हैं। ठीक, लेकिन बीएसपी में अगर आप उस पार्टी के बहुत अहम लोग हैं तो ही आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ऐन समय ये चुनाव के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच आ, आकाश आनंद जो उनका है भांजा भतीजा जो भी है, उसको पीछे लेने यानी कि उसको कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देना और साइडलाइन कर देना, वापस ले लेने का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? क्या वो डेंट कर रहे थे बीएसपी को या बीजेपी को, या बीएसपी को फायदा पहुंचाने के लिए या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, या फिर वो ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, एग्जैक्ट कारण तो क्या था मायावती का, ये किसी को पता नहीं चलेगा या मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है। परंतु जो कयास लगाए गए वो ये हुआ कि मायावती को इस बात का ये अंदेशा हो गया था कि हमारी यहाँ एक भी सीट आने नहीं जा रही है। एक तर्क ये दिया गया है, और चूंकि एक भी सीट नहीं आने जा रही तो कहीं आकाश आनंद की लॉन्चिंग सुपर फ्लॉप ना हो जाए, पहला एक है। तो एक बिल्कुल ये सही तर्क पकड़ा दिया आपने, गया। बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ। दूसरा एक तर्क जो मैं मानता हूं वो हम्म। ये है सर कि मायावती बीजेपी हाईकमांड के अंगूठे के नीचे दब के चुनाव लड़ रही थी और सारे निर्देश, देखिए मेरा ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं इस पे किसी को और को शामिल नहीं करूंगा। मैं ये और बड़ा ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हर जल्दी कोई आदमी देगा नहीं है। जानते बूझते समझते भी कुछ लोग कहते हैं नहीं यार सर हर बात माइक पे कैमरा पे नहीं बोली जाती है, पर मैं बोल देता हूं। सर, मायावती बीजेपी की एजेंसीज और बीजेपी की अंगूठे के नीचे दबी हुई चुनाव लड़ रही थी, और मायावती को निर्देश आया था ऊपर से कि अगर तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़ जाओगी, ये तुम्हारा भतीजवा है, इतना अच्छा चुनाव लड़ जाएगा तो हमको कहीं डैमेज न कर दे हैं। इसलिए वो बीच चुनाव में बीजेपी हाईकमांड के कहने से उन्होंने उसको वापस लिया था, मेरा ये मानना है। अब आप दुनिया भर चाहे जो सफाई दीजिए। अब सब मेरा एक सवाल है, नहीं, वो अंगूठा किसका था, बाबा का कि शाह का? अंगूठा बीजेपी किसका था, बाबा या शाह? बीजेपी का, गवर्नमेंट का, हाई कमांड का, दिल्ली का। अब मेरा सर एक सवाल है कि आज जो चंद्रशेखर रावण का उभार जो हुआ है और नगीना सीट से उसने अपने बल पे जो सीट जीती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाटव युवा है जो उसकी तरफ आकृष्ट हो रहा है, ये मायावती के लिए पूरे यूपी में कितना बड़ा खतरा है? और क्या मायावती उसको काउंटर करने के लिए, क्या आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी अपने वोट बैंक को बचा पाएगी? वह वोट बैंक जो 3-4 जगह खिसक रहा है, थोड़ा सा बीजेपी में भी जा रहा है, थोड़ा सा सपा में भी जा रहा है, थोड़ा सा हाउ का नाम चंद्रशेखर रावण की तरफ भी जा रहा है, और थोड़ा बहुत कांग्रेस में भी जा रहा है। तो रावण कितना बड़ा थ्रेट है मायावती के लिए? देखिए, मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसको कम आंकने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है कभी कभी क्या वो थ्रेट उतना बड़ा था जितना बीजेपी ने खाद पानी देकर उस थ्रेट को इतना बड़ा बनाया है। Y+ की सुरक्षा देना, अलग अलग समय पे फंड मिल जाना उसको, और बेहतर तरीके से नैरेटिव चलाना, क्या की काट के लिए जो चंद्रशेखर रावण को जल पौधा देकर, यानी कि कहा जा रहा है खाद पानी देकर इतना बड़ा बनाया गया, वो बीजेपी को आज की डेट में नुकसान कर रहा है। मैं तो सवाल सीधे पूछ रहा हूं। और दूसरा, क्या चंद्रशेखर रावण इतना बड़ा बन सकता था? हाँ, इसलिए बन सकता था क्योंकि युवाओं में बीएसपी के कैडर में युवा नहीं थे। और युवा आज कौन है
जो 1.5 GB एक दिन में खर्च कर रहा है, जो मोबाइल चला रहा है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह देख रहा है, जो जातीय अस्मिता की बात करता है, जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, टिकटॉक तो रहा नहीं, इंस्टाग्राम में खुद को चमार कहते हुए गर्व महसूस करता है और ऐसे वीडियो बना रहा है। आप देखिए ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हर जगह जो अपने आप को गर्व से गौरवान्वित करके, अब वो मायावती से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, एक जनरेशन गैप उसको दिख रहा है। लेकिन वो जनरेशन गैप एक तरीके से चंद्रशेखर रावण उसमें क्लियर कट बैठता है। वो मायावती सही नहीं बैठती, लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर रावण सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसकी पार्टी, उसकी विचार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और चंद्रशेखर रावण, मायावती जब सत्ता में थी तो मुसलमान उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर लगे थे, क्योंकि वो जिताऊ फोर्स के साथ रहते हैं। नगीना में चंद्रशेखर रावण जीता तो मुसलमान उसके साथ थे और वो जिताऊ फोर्स उसके साथ रहा। तो एक अभी 3-4 दिन पहले चंद्रशेखर रावण ने नगीना में बोला कि मैं शायद कोई फकीर वकीर कुछ होगा मुसलमानों का, मुझे याद नहीं है क्या नाम बोल रहा था, कि मैं उनसे कम हूँ क्या, मैं आपके लिए चुनाव लड़ूं, मतलब आपके लिए जमीन पर लड़ाई लड़ूंगा और सेंटर में लड़ाई। तो जय भीम जय मीम जो है वो चंद्रशेखर रावण के साथ बहुत बेहतर जुड़ जाता है, लेकिन जय भीम जय मीम अब जो है वो मायावती बेहतर नहीं करवा पा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए मायावती के पास अभी भी वाल्मीकि वोट विधानसभा चुनाव में चला जाता है। वाल्मीकि वोट वो है वो जो मुसलमानों के साथ नहीं जाता है। वाल्मीकि वोट वो जो मुसलमान जहां पर वोट डाल रहे होंगे वो उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वाल्मीकि वोट मायावती के साथ अभी भी विधानसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत तक जा रहा था, जो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उतने बेहतर प्रतिशत के तौर पर या बढ़िया तौर पर वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के साथ या किसी और पार्टी के साथ नहीं जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण बड़ा थ्रेट है अभी भी? मुझे तो लगता है कि मायावती के लिए बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आकाश उससे बढ़िया नहीं बोल पा। अच्छा, एक सवाल मैं अपने सभी मित्रों से अक्सर पूछता हूं अपनी चर्चाओं में, क्या आपको लगता है आप भविष्य में, निकट भविष्य में, मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के या 2029 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती का भाजपा के साथ कभी कोई प्रीपोल अलायंस की संभावना आप देखते हैं क्या? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दो तरह के अलायंस होते हैं, एक खुले तौर पर अलायंस और एक दबे छुपे तौर पर अलायंस। दबे छुपे तौर पर तो अलायंस हम मान सकते हैं, लेकिन बड़े तौर पर अलायंस इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर मायावती के साथ बीजेपी अलायंस करती है तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो डरी हुई, सहमी हुई, और मायावती, देखिए मायावती के साथ कभी भी अलायंस आप अपनी शर्तों पर नहीं कर सकते, हमेशा आपको मायावती की शर्तों पर करना ही पड़ेगा, आपकी शर्तें नहीं चल सकती हैं। लेकिन क्या बीजेपी अपने आप को छोटे भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में बनाए रखेगी? क्योंकि यहाँ दोनों बड़े भाई है ना भाई, यहाँ एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है, तो बड़ी बहन और बड़े भाई के बीच नहीं जमेगी जो दोनों एक साथ है। बड़ा सवाल ये है, बीजेपी हाँ पीठ के पीछे या पर्दे के पीछे तो अलायंस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी के साथ अलायंस करेगी, क्योंकि बीजेपी अगर अलायंस करेगी तो कितने टिकटों के या फिर कैसे समीकरण साधेगी? यहाँ पर ये साहब चौधरी को भी सीटना है, वहां वो पीला गमछा वाला क्या नाम है, सुभाषपा, जो चंद्रबाबू नायडू बनने पिछले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू थे वो, तो ये सुभाषपा को कैसे सेट करेगी, बाकी छोटे दलों को कैसे सेट करेगी? और बीएसपी आपको क्या लगता है कि 100 सीटों से नीचे मानेगी, 50 सीटों पर मानेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगी। तो जो खुद बड़ा चंक खाता हो उसके साथ तो नहीं हो सकता ना। मुझे नहीं लगता कि ये लगेगा, हाँ पीठ पीछे हो सकता है हारने और जीतने का प्लान साथ में। नहीं, चलिए अब इसी सवाल को दूसरी तरह से घुमा देता हूं मैं। आपको लगता है कि अगले किसी चुनाव में अखिलेश जी जो है चंद्रशेखर रावण के साथ कोई प्रीपोल अलायंस में आ जाए? जैसे जैसे जयंत के साथ आए थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये संभव है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में संभव है, और क्योंकि इसलिए हो सकता है ये अलायंस
कि आप समझिए कि चंद्रशेखर रावण को राष्ट्रीय फलक पर अपनी राजनीति बेहतर करनी है, अपनी पार्टी को बड़ा बनाना, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। और वो लगातार कांग्रेस के साथ अलायंस, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें एक सीट दे दीजिए, हमें मात्र एक सीट दे दीजिए, हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, तमाम तरह की चीजें। पर कांग्रेस चंद्रशेखर को अपने साथ लेकर नहीं आ पाई। लेकिन इस बार लोहा मान लिया है समाजवादियों ने भी और कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर रावण। और चंद्रशेखर चाहता भी है वो व्यक्ति कि राष्ट्रीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं उसको पैर रखने के लिए एक स्टेप मिले, जिससे वो बेहतर तरीके से खेल पाए, बेहतर तरीके से कर पाए। जो होता हुआ मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो दोनों एक ही लीग के नेता है ना, समाजवादी पार्टी के हिसाब से चंद्रशेखर बोलता है जय भीम जय मीम, और वो भी जय भीम और जय मीम वाले हैं, तो दो एक ही विचारधारा वाले, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में एक साथ आ सकती है। एनसीपी और कांग्रेस प्लस कोई और पार्टी जो उनकी विचारधारा की है वो एक साथ आ रही है, अम्बेडकरवादी। तो उत्तर प्रदेश में भी मेरा मानना है कि बीएसपी को छोड़कर दूसरी एक दलितों की जो पार्टी बनेगी जय भीम जय मीम वाली, वो कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखती है। कम से कम बीएसपी नहीं जाएगी कांग्रेस और समाजवादियों के साथ, लेकिन ये जो है चंद्रशेखर रावण, ये जरूर चले जाएंगे मुझे लगता है। तो अगर चंद्रशेखर रावण का उभार होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और वह एक जूनियर पार्टनर के रूप में अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं, तो फिर मायावती को बीजेपी के साथ आने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर वो जूनियर पार्टनर के तौर पर बीजेपी के समाजवादी के पास जाते हैं तो उनको वो 2 से 3 सीटें भी उनके लिए बहुत, आप समझिए ना। मैं लेकिन विधानसभा की बीएसपी बात एक कर रहा बड़ी हूं। मछली है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उनको 2 से 3 या 5 विधानसभा सीटें भी समाजवादी पार्टी भी देगी तो उनके लिए बहुत है, क्योंकि अभी वो छोटी मछली है। लेकिन बीएसपी शार्क है, बड़ी शार्क है। आपको लगता है 100 सीटों से नीचे, 150 सीटों से नीचे, 403 सीटों से 403 में से 100 या 150 सीटों से नीचे वो गठबंधन करेंगी बीजेपी के पास? बीजेपी कैसे दे सकती है साहब, जो 260 के आसपास, 250 के आसपास सीटें खुद अकेले जीत रही हो बीजेपी। और क्या अपनी जीती हुई सीटें बीजेपी मायावती को दे देगी? और मायावती को भी पता है कि बीजेपी का वोट बैंक उनके साथ, बीजेपी रिवर्स स्विंग करवा के वोट नहीं ट्रांसफर करवा पाएगी। बीएसपी बहुत जगह करवा लेगी। बहुत सारी अगली जातियां हैं या वो लोग हैं जिनको पूरे दिन मायावती। अच्छा मुझे बताइए, देखिए आपने देखा लोकसभा चुनाव में जब भी बीएसपी सत्ता में आती है तो जितने भी दलित हैं वो सबसे पहले यादवों पर मुकदमा लिखवाते हैं, और जब समाजवादी आती है तो सबसे पहले दलितों पर मुकदमा लिखवाते हैं। ठीक, ये हाल इसीलिए रहा क्योंकि आपको पता है जाति श्रेष्ठता का भाव दोनों में रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में जो दलितों ने मायावती के समय पर ठाकुर और ब्राह्मणों पे और अपर कास्ट पे जो दलितों को लेकर जो मुकदमे लिखवाए थे, वो आपको लगता है कि वो लोग भूल जाएंगे, मायावती को वोट दे देंगे? एक बार मायावती के साथ खड़े हुए थे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दोबारा मायावती के साथ खड़े होना मुझे लगता है वो संभव ही नहीं। पूर्व में ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में मायावती को वोट दे चुके हैं। हाँ दे चुके हैं ना, लेकिन क्योंकि पहले ब्राह्मणों को अपनी पार्टी के प्रति क्लियरेंस नहीं था ना, अब ब्राह्मणों को अपनी पार्टी या अपनी वोट बैंक को लेकर क्लियरेंस है। पहले चुनाव में 1992 में राम राज्य या फिर राम मंदिर का मुद्दा बड़ा था, पर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। 2005 से लेकर 2010 तक की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल शांत था, बिल्कुल डाउन था, पानी बहुत बहुत वो था, मार्जिन उसका लो था। अब ब्राह्मणों में जातीय अस्मिता, जातीय वर्चस्व, या फिर पिछले 10 सालों में मैं सीधी साथ बताता हूं कि अपर कास्ट के अंदर अब जातीय वर्चस्व या जातीय स्वाभिमान पहले से ज्यादा बड़ा है महाराज, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ अलग अलग चीजों को लेकर। मुझे बताइए ये त्रिपुंड लगा के कौन घूमता था 10 साल पहले? ब्राह्मण ना।
नहीं तो आप टीका लगा के जाते थे मंदिर की लिफ्ट में, जब जब आप ऑफिस पहुंचने वाले होते थे तो अपनी लिफ्ट में टीका मिटा लेते थे, ठीक। केवल साउथ इंडियन टीका लगा के पूरे दिन घूमते थे, साउथ इंडियन जो होते थे, ठीक। आप ऑफिस की लिफ्ट में, ऑफिस की सीढ़ियों में, या गाड़ी जब आप पार्क करते थे तभी आपने मिटा ली। लेकिन आज आप ऑफिस में टीका लगा के जा रहे हैं और आपका सरनेम कुछ खास है, अपर कास्ट के हैं आप, तो यानी कि आप जातीय अस्मिता आपकी बन रही है ना नेताओं के कारण। मोदी में या योगी में या हिंदुत्व में आप अपनी जाति समीकरण बांध रहे हैं ना। आपको लगता है कि वो क्या अपने नायकों को वोट बैंक के नाम पर मजबूर होते हुए देखेंगे, या मजबूत होते हुए वो चाहते थे? झुकते हुए देखेंगे वो? मुझे लगता नहीं है ऐसा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न के साथ आज की हम चर्चा समाप्त करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी की क्या संभावना देख रहे हैं? बीजेपी की संभावना अभी 55 और 45 की है। 55% योगी बाबा के लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में आ सकती है। 45% मामला गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। बीजेपी ने कुछ कोर्स करेक्शन ठीक स्टार्ट भी किया है, बहुत सारी चीजें ठीक भी की हैं। बीएल संतोष की 2 बार मीटिंग हो चुकी है और बीएल संतोष बहुत सारी चीजें देख भी रहे हैं और बीजेपी बहुत कुछ चेंजेस कर रही है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी अगर योगी बाबा, अच्छा ये जो अभी चुनाव होने वाला है 10 से 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से 6 और 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, ठीक। अब इसमें योगी बाबा कितना बेहतर करते हैं, क्योंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। जी, योगी बाबा कितना बेहतर अपने आप को मनवा पाते हैं, जिता पाते हैं, दिखा पाते हैं, करवा पाते हैं, यह बड़ा विषय है। और अगर बेहतर निकलता है, 50-50 भी निकलता है, तो मान के चलिए बीजेपी के लिए भविष्य अच्छा है। अगर 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट वो काट सकते हैं जिनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, जो कुछ करते नहीं, तो बीजेपी कहने अगर का चीजों मतलब को साध लेती है। हाँ। हाँ। उपचुनाव जो है, ये वाला जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसको आप थर्मामीटर के तौर पे उत्तर प्रदेश में देखेंगे। तो हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही सर, आपने हम्म। बड़ा अच्छा अपने विचार व्यक्त किए। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ये वार्ता पसंद आएगी। अगली अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे जय मातरम। श्री जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।